जो गरीब तबका है उनके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। जो बड़े मगरमच्छ है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का जो आर्डर निकला है ये कोई जम्मू कश्मीर की सरकार का नहीं है। ये जो कानून का डंडा है ये पहली दफ़ा बड़े बड़े अमीर लोगों के ऊपर, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के ऊपर, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर चल रहा है, जबकि गरीब आदमी को इसके जद में से बाहर रखा गया है। इसलिए ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव आई है ये भी कानून का ऐसा है। हम तो ये कहते हैं कानून का राज होना चाहिए, हर जगह कानून का राज। जब कानून का राज होगा तो सबसे ज़्यादा फायदा गरीब को होगा। आदाब नाज़रीन, आप देखो निदाए कश्मीर में हूँ शाहनवाज बांडे। स्टेट लैंड, रोशनी लैंड, काचराई, एक आर्डर आता है कि स्टेट लैंड को खाली किया जाए, काचराई को खाली किया जाए, चाहे उसमें घर बने हो या चाहे काचराई किसी ने कब्ज़ा की है, खाली की जाए। इसी के सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के स्टेट स्पोक्स पर्सन सुनील गुप्ता साहब। गुप्ता साहब, जो ये आर्डर निकला है कि स्टेट लैंड, रोशनी लैंड, जो जिन्होंने इनमें मकान बनाए या जिन्होंने ये कब्ज़ा किया है, क्या कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? इसके बारे में मैं एक दो चीज़ें पहले क्लियर कर दूं, वाजे कर दूं। ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का जो आर्डर निकला है ये कोई जम्मू कश्मीर की सरकार का नहीं है और ना ही भारतीय जनता पार्टी का ये कोई आर्डर है। ये हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था, हाई कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था जहाँ जहाँ पर लोगों ने स्टेट लैंड, काचराई, चिरांत, वाटर बॉडी एक्ट के ऊपर या रोशनी एक्ट के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, उस कब्ज़े को रिमूव किया जाए। जो जगह सरकार की है वो सरकार की है, उसको अगर लोग बेचते हैं तो उसको दूर किया जाता है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जितनी भी पार्टियां इस समय इसका एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का विरोध कर रही हैं वो बीजेपी को जानबूझकर टारगेट कर रही हैं, कि जबकि बीजेपी का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब ये कानून आया एक बड़ी अफरा तफड़ी का मोल आया। उस समय गरीब लोग बड़े परेशान हुए। गरीब लोगों को लगा कि ये जो ऑर्डर आया सबसे पहले जो गाज है वो गरीब लोगों के ऊपर गिरेगी, जिनके पास 1 मरला, 2 मरले, 5 मरले में जिन्होंने खरीद कर अपना घर रैन बसेरा या घर बसाया हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने जगह अक्रोच नहीं की है। उन लोगों ने किसी न किसी से खरीदी है, उन लोगों ने किसी न किसी से ये जगह ली है। इसलिए मैं आपको ये पता होगा, जैसे ये ड्राइव आई तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले ये आवाज़ बुलंद की, जो गरीब लोग हैं जिनके पास 1 मरला, 2 मरले, 5 मरले तक जगह है, उनको माफ़ किया जाना चाहिए, उनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। बाद में एलजी साहब का, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का भी ये एक आर्डर आया कि 15 मरले तक जिनके पास जगह है, गरीब लोग हैं, उनको नहीं छेड़ा जाएगा। और ख़ासकर जिसकी 1 दुकान है, आधी दुकान है, 1.5 दुकान है, 2 दुकानें हैं, उसको भी नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि उसकी रोजी रोटी का मसला है, इसलिए उसको नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन जितनी अपोजिशन पार्टियां इसको सिर्फ एक मुद्दा बना रही हैं, जबकि वो ये भी नहीं क्लियर कर, इनमें से किसी एक में भी हिम्मत है तो ये कह दे कि ये जो बड़े बड़े लोगों ने जो लैंड ग्रैबिंग की है, जो बड़े बड़े मगरमच्छों ने जो जगह मिली है, ये सही है। वो मैं कहता हूँ इतना ही कहते हैं सही है। मैम कहते हैं वो बिल्कुल गलत लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और गरीब के ऊपर कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक और डिमांड उठाई है। जिन पटवारी और गिरदावरों ने लोगों को फर्द काट कर दी है, जिनकी गिरदावरियाँ लगाई, जिनके इंतकाल किए हैं, जिनका LB 644 किया है, जो नजायज़ उनको कागज़ बना कर दिए हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर कानून का राज होना चाहिए। आम लोग, आम पब्लिक इस समय कितनी खुश है, उनको लगता है ये जो कानून का डंडा है ये पहली दफ़ा बड़े बड़े अमीर लोगों के ऊपर, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के ऊपर, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर चल रहा है, जबकि गरीब आदमी को इसके जद में से बाहर रखा गया है। इसलिए ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव आई है ये भी कानून का ऐसा है। हम तो ये कहते हैं कानून का राज होना चाहिए, हर जगह कानून का राज। जब कानून का राज होगा तो सबसे ज़्यादा फायदा गरीब को होगा। ये जितनी भी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव आई है, आप मुझे बता दो, सिर्फ एक ही बात बता दो, किसी गरीब के पास 10 मरले, 10 कनाल, 20 कनाल को जगह किसी के पास भी नहीं है। उसके पास बड़ी मुश्किल से अपना रहने के लिए घर है, रैन बसेरा है, वो वहाँ पर रहता है। हमने एक और डिमांड की है कि जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड है, 10 कनाल है, 15 कनाल है, 20 कनाल है, जहाँ वो उसकी रोजी रोटी चलती है, वो उसी के पास रहनी चाहिए, ताकि वो अपने बाल बच्चों का गुजारा कर सके। लेकिन उसके साथ ही ये भी कानून होना चाहिए कि वो तो ना उस जगह को बेच सकेगा एग्रीकल्चर लैंड को, और ना ही उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। इसलिए ये जो कानून है ये बड़े बड़े लोगों के ऊपर ये डंडा चलना चाहिए, चाहे वो MG हेक्टर हो, चाहे वो नूडो होटल हो, चाहे हमारे सोफ़ी यूसुफ जी की
25 मरले की जगह थी जिसमें 30-35 दुकानें थी, जिसको पूरा कैप्चर करके गवर्नमेंट ने उसको अपने अंडर ले लिया है। और जो बड़े कल आपने देखा हो बनहाल के अंदर 45 दुकानें, जो अस्पताल के बाहर जाने का रास्ता भी लोगों ने नहीं छोड़ा था, 45 दुकानों को गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया। अगर ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है तो हम सरकार के साथ हैं, इसका हम स्वागत करेंगे। आप कहते हैं जो पटवारियों ने यहाँ इन्होंने लिख के दिया इनको, पहले जब उन्होंने लिख के दिया तब तो सरकार थी। देखिए, इससे पहले जितनी भी सरकारें यहाँ पर रही तो उनका एक ही उद्देश्य था कि जम्मू कश्मीर को उन्होंने अपने एक लूट और खसूट का केंद्र बनाकर रखा था। चाहे वो ज़मीनों के मसले में हो, लैंड ग्रैबिंग के मसले में हो, चाहे वो करप्शन के मसले में हो। सेंटर से अगर 2014 से पहले अगर प्रोजेक्ट आता था, बड़ा प्रोजेक्ट केंद्र दिल्ली से आता था, सपोज 50,000 करोड़ रुपए का, 10,000 करोड़ रुपए का, कहीं कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता था, वो किसी काम के लिए था, लगता कहीं था और बार वो पैसा निकल जाता था, उसका कहीं ज़मीन पर आज तक कभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। 2014 के बाद ये कानून बदला है। अगर जम्मू पुंछ रोड का पैसा 5100 करोड़ रुपए उसमें है तो वो उसके ऊपर लगा। अगर हमारे रिफ्यूजी भाइयों के लिए 2000 करोड़ रुपए आया तो वो रिफ्यूजी भाइयों को मिला, ना कि रिफ्यूजियों का पैसा किसी और के मिले। ये इससे पहले कानून होते थे। अब जो कानून वो चेंज हो गए। इससे पहले मेरे को आप बताओ, जो मंत्री संतरी थे वही लूट रहे थे तो पटवारी गिरदावर क्या करेंगे? अगर एक मंत्री जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट का मंत्री ऑर्डर करता था ये मुझे इसके कागज बनाकर दो, तो बेचारा पटवारी क्या करेगा? लेकिन मैं उसमें बीजेपी की भी मंत्री आ रहे हैं तो उसमें उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो भी लूट मचा। मैं ये कहता हूँ, इस लैंड ग्रैबिंग के अंदर कोई भी मेरा भाई हो, मैं हूँ, मेरा भाई हो, मेरा पार्टी का आदमी हो, कोई भी हो, उसको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। कानून की नज़र में सारे बराबर होते हैं, ना ही बीजेपी कानून की नज़र में, ना कानून की नज़र में ना बीजेपी, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस कुछ नहीं होता है। ये हमारी नज़र में है, लेकिन कानून की नज़र में सारे बराबर होने चाहिए। और जब सबके ऊपर कार्रवाई होगी तो तभी लोगों का विश्वास बढ़ेगा कि यहाँ पर कानून का राज है। बाकी लीडरों का कहना है कि ये बीजेपी का ऑर्डर है। क्या कैसे है? उनको जब उनको यही नहीं पता, वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, लोगों को बीजेपी के खिलाफ करने के लिए ये एक मुहिम चला रहे हैं। लेकिन आज लोग टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लोग सब कुछ देख रहे हैं। लोगों को पता है कि ये किसका ऑर्डर है। उसके बाद आपको पता, अगर बीजेपी का ऑर्डर होता तो ये लोग कोर्ट में नहीं गए होते। ये लोग कोर्ट में गए होते हैं। क्यों कोर्ट में क्यों नहीं गए? क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर, कोर्ट अपने खिलाफ, अपने ऑर्डर के खिलाफ स्टे नहीं दे रहा। कुछ लोगों को आपको पता होना चाहिए स्टे भी मिला है, जिनकी जो कागजात ठीक थे उनको स्टे भी मिला है, कोर्ट ने उनको भी रिलीफ मिल दिया। उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको नकार दिया कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है। अब ये चल रही है, ये चलेगी। जहाँ बड़े बड़े लैंड ग्रैबर हैं, जहाँ 2-2, 3, 4 लाख, 5-5 लाख रुपए महीने का किराया इकट्ठा कर रहे हैं, सरकार की जगह के ऊपर वो पैसा खा रहे हैं, तो उन लोगों को क्यों माफ़ किया जाना चाहिए? वहाँ पर क्यों नहीं लोगों के लिए चीज़ें बननी चाहिए? खाली कराकर अगर कोई दुकानें कहीं का, अगर सरकार को, मैं तो यही भी कहता हूँ, किसी जगह दुकानें बनी हुई हैं तो सरकार को बोली लगाकर गरीब लोगों को देनी चाहिए, ताकि वो गरीब लोग काम करें और पैसा सरकार के खाते में है। लोगों के पैसे क्यों जाए? जैसे सोफ़ी यूसुफ की दुकानों को उन्होंने किया है कि जो अंदर किराएदार थे, तो सरकार ने दुकानें ना गिराकर सरकार ने कहा इन्हीं लोगों को हम बसाएंगे जो बेरोजगार हैं, ताकि ये किराया RDA डिपार्टमेंट को देंगे, सरकार का बेनिफिट होगा। इसलिए ये कानून आना चाहिए और इसको लागू किया जाना चाहिए। 2 दिन बाद सुनने में आ रहा है कि पुंछ में भी ये ड्राइव चलेगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया, पुंछ भी तो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है। जिन लोगों ने एक्वायर किया उनको चिंता होगी, आप और मुझे क्यों चिंता कर रही हैं? यहाँ भी होने चाहिए, यहाँ पर भी होनी चाहिए। सुनकोट के अंदर आपको लग रहा है पुंछ में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं? भैया, जब लिस्टें आएंगी, कागज आएंगे तो आपके सामने सारे आ जाएंगे। जिनको नोटिस मिलेंगे तो सारे सामने आ जाएंगे। देखिए, एक बात तो आप मानकर चलो, जो जैसे ये हम जिस पार्क के अंदर खड़े हैं, ये पार्क लोगों के लिए है। इसको अगर कुछ लोग कब्जा कर लेते तो आप मुझे बताओ उसका हमें क्या बेनिफिट है? हमें पार्क ही चाहिए, पार्क में लोग बैठने के लिए चाहिए। जैसे काचराई और चिरांद होती है, ये गांव के लोगों के लिए जगह होती है जहां लोग अपना माल मवेशी चराते हैं। आज हालत हमारी ये हो गई है कि कुछ लोगों ने कब्जा करके उसको बेच दिया और हमारे पास माल मवेशी चराने के लिए जगह नहीं बची है। क्यों? वाटर बॉडी एक्ट, जैसे हमारा ऊपर किसी ज़माने में तालाब होता था, वहाँ बिजली बनती थी, उस बिजली पानी से पूरे शहर की सफाई होती थी, फुहारा गार्डन के अंदर फुहारे चलते थे। आज आपको नहर नहीं मिली, लोगों ने नहर भी बेच दी। ये कब्जा नहीं तो और क्या है? सुरनकोट के अंदर फ्लड आया तो जिन 4 लोगों ने फ्लड नहर के ऊपर कब्जा किया हुआ था, उनकी वजह से 400 लोगों का नुकसान हुआ। 400 लोगों को बचाना चाहिए, ना कि 2 लोगों को बचाना चाहिए। 2 लोगों का अगर नुकसान होता है तो करना चाहिए और उन 400 लोगों को बचाना चाहिए। इसलिए इसमें किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए।
बाकी मैं आपको बताऊं तो अगर सरकार यहाँ पर सिलेक्टिव करेगी, अगर कुछ बड़े लोगों को बचाया जाएगा तो उसके साथ हम गरीब के साथ खड़े होंगे, उस समय हम सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। इसमें जो भी लोग हों, मैं नहीं कहता हूँ कौन है, सरकार के पास पूरे डॉक्यूमेंट है, पूरे कागज है, जो भी बड़े बड़े लोग हों उन सबको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। अगर सरकार किसी को बचाने की कोशिश करेगी तो हम सबसे पहले खड़े होंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और गरीब के साथ खड़े रहेंगे। 1947 के बाद की अगर मैं बात करूं, तकरीबन 1.5 लाख से अबो जो रेफ्यूजी पूरे जम्मू कश्मीर में है, जो उनके पास ज़मीनें हैं या मकान है, वो भी कहीं ना कहीं स्टेट लैंड में आते हैं। क्या ज़मीनें, ये मकान जो है रेफ्यूजी से भी छीने जाएगी? नहीं भैया, मैं आपको वार्ड नंबर 2 की मिसाल बता सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पीर बरादरी के लोग हैं, वो ढोल बजाने वाले लोग हैं, जिनको गवर्नमेंट ने उस समय मिलिटेंसी के अंदर 4 मरले, 5 मरले, 6 मरले, ये अभी 70 की बात है, 70 के दशक की बात है, लोगों को अलाट किया था। उनको कोई घर से नहीं निकाल सकता, उनको गवर्नमेंट ने जगह अलाट करके दी हुई है। ये लोग हम 70 से देख रहे हैं, ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ये को अपनी मर्जी से नहीं आया, गवर्नमेंट ने इनको जगह अलाट करके दी हुई है। जिसको गवर्नमेंट ने जगह अलाट कर दी थी, उसके पास अलाटमेंट कागज है, उसको कोई नहीं छेड़ेगा। जहाँ तक आप मेरे रिफ्यूजी भाइयों की बात करते हैं, जब 1947 में अंदर आए तो गवर्नमेंट ने इनको जगह अलाट करके दी, उसमें स्टेट लैंड नहीं है। गवर्नमेंट ने जो जगह अलाट कर दी उनके पास है, उनके पास वो उनके ऊपर उनका मालिकाना हक है, लेकिन वो भी वो जगह नहीं बेच सकते, वो उसके ऊपर वो काबिज हैं, मकान बनाएं, अपनी ज़मींदारी करें, खेती बाड़ी करें, वो है। लेकिन आज जो कुछ लोग इस रिफ्यूजी भाइयों के आड़ में जो कर रहे हैं ना, उनके पास वो स्टेट लैंड अलग से है, जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ है, खालसा अलग से होगी। ये जगह का कोई जैसे कस्टोडियन लैंड है किसी के पास, उसके ऊपर भी किसी कोई जो लोग 1947 से लेकर आज तक मकान बना कर वो बैठे हुए हैं, वो अपना किराया देते हैं, उनको कोई छेड़ने वाला नहीं है। ये इस कानून का और उस कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये लोग कुछ लोग इन सारी चीज़ों को मिक्स करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, लोगों को गुमराह होने चाहिए ना। रिफ्यूजियों को उनका जो मलकाना हक मिला है वो मुकम्मल उसके ऊपर काबिज़ हैं, वो उसके मालिक हैं। सिर्फ उनसे गुजारिश रहेगी वो अपनी जगह बेचे ना, जो बेचेगा उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। रिफ्यूजियों के जो मलकाना हक है, मकान है, उनको कोई छेड़ नहीं सकता, लेकिन बेचने का हक किसी को नहीं। आवाम का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर को जो एक टारगेट पे रखा है, जो कुछ भी नहीं हो वो जम्मू कश्मीर में हो। 370-35 से हटाया, उसके बाद कोविड का मसला जो आया, उसके बाद एसटी और पहाड़ी का मुद्दा आया। इनको ये एक हिसाब से मॉनिटर कर रहे हैं, आवाम को मॉनिटर कर रहे हैं। तो आवाम का कहना है कि क्या कुछ जम्मू कश्मीर का सीएम नहीं बन सकता है? इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही है बीजेपी? क्या कर रही है बीजेपी? इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही है? क्या कुछ कहेंगे आप? भैया जी, 370 और 35 से अगर ये कानून सही में होता तो आज 70 साल तक कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की हुकूमत रखी, तो इन्होंने इसको मजबूत क्यों नहीं किया? मेरा सवाल तो फारूक अब्दुल्ला उनके परिवार से है, उमर अब्दुल्ला जी से है, वो भी चीफ मिनिस्टर, महबूबा मुफ्ती जी से भी है, गुलाम नबी आज़ाद जी से भी है, कि जब वो हुकूमत के अंदर थे तो उन्होंने इस कानून को पूरी तरह से क्यों नहीं किया? जो कानून इतना कमज़ोर था, एक ही आवाज़ में टूट गया। इसका मतलब है कि इन लोगों ने लोगों को हमेशा गुमराह किया। ये ना तो 370 के हक़ में थे, ना 35A के हक़ में थे। ये कानून जाना चाहिए था। इस कानून का सिर्फ उन परिवारों को फ़ायदा था जो यहाँ पर हुकूमत करते थे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँगा। जब 1970 के अंदर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तो पूरे मुल्क के अंदर जो असेंबली थी 5 साल से लेकर 6 साल तक कर दी गई। तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी उन्होंने 1 मिनट लगाया, उसको 5 साल से 6 साल कर दिए। जब बाकी जगह पूरे मुल्क के अंदर 5 साल हुई, तो वो कहते हैं यहाँ 370 और 35 है। पिछले 70 साल के अंदर 3 बार यहाँ पंचायतों के चुनाव हुए। क्यों? बाकी जगह 19 बार हो चुके हैं। 370 और 35 से सिर्फ गरीब लोगों के लिए था, इन हुक्मरानों के लिए क्यों नहीं था? ये सिर्फ 370 जो है, ये इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए रखा था। कोई भी सेंटर की एजेंसी आकर यहाँ पर इनका फंड्स चेक नहीं करती थी, इनकी वो चेक नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट रूलिंग लागू नहीं होती थी, इसलिए ये लोगों को लूटने का काम करते थे। इसलिए जो लैंड ग्रैबिंग की है इन्होंने की है। लोगों का ये कहना है कि बीजेपी डर रही है, इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रही है। क्या कुछ? भैया जी, जो इलेक्शन कराने का काम है ना, वो इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया का काम है, वो बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी और एनसी का काम नहीं है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है। आपको पता है, जब डीलिमिटेशन हुई थी तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए थे कि डीलिमिटेशन जो है वो गलत हुई है, उसके ऊपर उन्होंने केस दायर किया था, जो गुपकार गए जिसको हम बोलते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकी वो जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया।
कितना बड़ा धक्का है इनके ऊपर। जो भी ये कानून लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं वो वहाँ से ये वापस आ जाते हैं। आप मुझे बताओ, अगर ये एंटी एक्रोचमेंट ड्राइव गलत होती तो क्या ये जो बड़े बड़े लीडरों की जगह खाली हो रही है तो क्या ये शोर नहीं मचाते? क्या ये कोर्ट में नहीं जाते? क्या ये सड़कों में नहीं उतरते? इनको पता है अपना, हम जाएंगे तो लोगों के बीच में नंगे होंगे। गरीब डरे हुए हैं। गरीब को डरने की जरूरत नहीं है। वो एलजी साहब ने कह दिया। जब मेरी एक बात सुनो, जो उनका ये कहना है कि रिटर्न में नहीं है, जब तक रिटर्न में नहीं होगा तब तक हम क्या कहें। भैया जी, अब अगर आपने 4 दिन 5 दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर हमारे मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर गुलाम अली खटाना जी का पार्लियामेंट के अंदर, ये राज्यसभा के अंदर एक बयान सुना होगा। उन्होंने कहा हम जल्द से जल्द एक पॉलिसी बनाकर एक कानून लाने जा रहे हैं। कोई भी कानून आता है उसको टाइम लगता है, और उन्होंने कहा हम गरीब के लिए कानून बनाएंगे और गरीब को उसका हक देंगे, उसको मलकाना हक देंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एक बीजेपी के, मैं अगर कोई बात कहता हूँ या मेरी पार्टी का कोई बात कहता है, वो बात पार्टी के तौर पर होती है। जो राज्यसभा का मेंबर होता है वो सरकार की बात होती है। इसलिए मेरा कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने देखा होगा जब बठिंडी के अंदर पथराव हुआ तो हमारे गुलाम अली खटाना जी वहाँ भी लोगों के बीच में गए, लोगों को समझाया। भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ चलने वाली पार्टी है, लोगों के बीच में खड़े होने वाली पार्टी है। हमको डर कर बात नहीं करते, हम जो कहना है वो साफ कहते हैं, साफ और सच्ची बात करते हैं। हम कहते हैं अगर गरीब का, मैंने एक इंटरव्यू में शायद पहले भी कहा था, किसी गरीब को यहाँ पर नोटिस आ जाता है अगर वो हमारे पास आए, जिसके पास 5-10 मरले के अंदर मकान है या एक दुकान है कहीं पर, वो हमारे पास आए, डीसी साहब के पास जाए, तहसीलदार साहब के पास जाए, कहीं इंसाफ नहीं होगा, हम उसको लेकर चलेंगे, हम उसकी बात रखेंगे। पुंछ की बात नहीं है, पूरी जम्मू कश्मीर की बात। मैं अपनी बात कर सकता हूँ। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर भी बड़े बड़े लोगों ने कहा अगर किसी को नोटिस आता है तो आप तो अपनी बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात कौन करेगा? डीसी जम्मू ने ये कहा है कि किसी को भी गलती से कोई नोटिस आता है तो हमारे पास आइए। हमारे एसएसपी चंदन कोहली साहब ने कहा, हमारे एडिशनल डीसी सरदार साहब ने भी कहा कि किसी को भी अगर नीचे से पटवारी गिरदावर गलती से भी कोई नोटिस भेजते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम है, आप हमारे पास आइए, हम आपको रिलीफ देंगे। इसी तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना जी ने भी कहा, किसी को कोई परेशानी आती है, अगर आपको पता होगा बजालता के अंदर जब सिंगल दुकानों को नोटिस लिखा तो हमारे लोगों ने वहाँ पर जाकर धरना दिया, उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए धरना दिया, और कहा, फिर सरकार ने कहा इनको कोई नहीं छेड़ेगा, तब जाकर धरना खत्म हुआ था। आपको पता होना चाहिए बीजेपी ने लोगों के लिए धरना लगाया। हमने, हमारे जो रविंदर रैना जी ने बार बार कहा है किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं, हम गरीब के साथ खड़े हैं। जिस गरीब के साथ जुर्म होगा, जुर्म के साथ हम हमेशा खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और उन्होंने कहा इसके ऊपर ऐसी एक सिट बननी चाहिए, जो पटवारी गिरदावरों और जो अफसरों ने यहाँ पर लूट और खसूट किया उनके ऊपर जरूर सिट बननी चाहिए। मैं पुंछ की मंडी तहसील की बात करूँगा। वहाँ 200 दुकानें जो है इस नोटिस में आई है कि वो स्टेट लैंड में है। मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूँ कि 200 दुकानें बिल्कुल स्टेट लैंड में होंगी। जो उनमें गरीब, जिस गरीब ने उसमें दुकान डाली होगी, चाहे वो कपड़े की होगी, चाहे वो शूज़ की होगी, चाहे किसी चीज़ की भी होगी, जिस गरीब ने वो लोन उठा के वो उसमें वो दुकान डाली है, वो उनकी क्या गलती है? उनकी ये गलती है कि उन्होंने दुकान डाली? नहीं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जहाँ तक मंडी की आपने बात की, मुझे तो शायद एग्जैक्ट पता नहीं है कितने लोगों को नोटिस अभी तक आया। हम ये सुन रहे हैं कि लोगों को नोटिस आया। जहाँ 28-29 दुकानों की बात हो रही है, जहाँ पर लोग किराए पर काम कर रहे हैं, उसके मालिक सिर्फ 2 ही हैं जिन्होंने बाकी सारी जगह अक्वायर की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूँगा, अगर वो स्टेट लैंड के अंदर दुकानें बनी हुई है, अगर उन लोगों ने नाजायज़ कब्जा किया हुआ है, तो सरकार ने जैसे श्रीनगर के अंदर किया है, उन्हीं दुकानदारों को वो दुकान दे दें और किराया सरकार ले ले। वो किराया उधर वैसे भी 10,000 दे रहे हैं, इधर किराया कम आएगा, उन गरीबों को भी फ़ायदा हो जाएगा। हम तो ये डिमांड करेंगे उन दुकानों को गिराने के बजाय सरकार अपने कब्जे में ले, और सरकार की भी इनकम होगी और लोगों को भी रिलीफ मिलेगा, जो हर साल वो मालिक उनका किराया 10-10, 5-5 हज़ार रुपये बढ़ा देते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि उन गरीबों को रिलीफ मिलनी चाहिए, जिन्होंने अपनी नौकरी ना मिलने की सूरत में अपना रोजगार कमाने के लिए लोन लेकर काम किया है। सरकार को उनकी तरफ भी देखना चाहिए, और बिल्डिंगें ना गिराकर सरकार को उस पर कब्जा लेकर उन जो लोग पहले बैठे हुए हैं उन्हीं के साथ किराया फिक्स करके उन्हीं को रहने दिया जाना चाहिए, ताकि जो गरीब है उसको भी जीने का हक मिले। ये हमारी डिमांड है, और ये बात हम, अगर ऐसी कोई बात आएगी, अगर लोग हमारे पास आएंगे, हम डीसी साहब से भी बात करेंगे, औरों से भी बात करेंगे, कि ताकि उन लोगों को रिलीफ मिल सके। बीजेपी खुद ही ऑर्डर निकाल दिया, खुद ही प्रोटेस्ट करनी है, ये बाकियों लीडरों का कहना है, क्या कुछ कहेंगे? बताओ इसमें बीजेपी का रोल क्या है? मैं आपसे देखो, मेरी एक बात सुनो। वो जो लीडर है ना, वो ये सिर्फ आई वाश कर रहे हैं। जैसे इलेक्शन की बात आपने की, इलेक्शन कराना है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक प्रोसेस है। इलेक्शन जो होता है उसकी ऑटोनमस बॉडी है, उसने डेट फिक्स करनी है। भारतीय जनता पार्टी के अभी हमारे पीछे प्रदेश कार्यकारिणी थी, उसके अंदर हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी ने कहा था
आज इलेक्शन डिक्लेयर कराए इलेक्शन कमीशन, और हम 24 घंटे तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। ये इलेक्शन उन्होंने कराना है। यहाँ तक इस ऑर्डर की बात है, ये एक भी आदमी कोर्ट के खिलाफ बात नहीं करता है, कोर्ट के बारे में बात नहीं करता है। ये सिर्फ आसान टारगेट क्या है, लोगों को गुमराह करने के लिए बीजेपी के ऊपर किया जाता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जम्मू के अंदर इस समय बड़े जो हमारे डेली विजन है, सब ने धरना जो बीजेपी ऑफिस के बाहर लगाया है। ठीक, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी हर चौथे दिन उस धरने में जाकर बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, हमारी टीम मिलती है, फिर हम सरकार से बात करते हैं कि उन लोगों का भी कुछ होना चाहिए। हमारी तो ये सोच है कि जितने जम्मू कश्मीर के अंदर लोग रह रहे हैं, सभी को उनका इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें दी, जो है वो जो PHE के टैंक बनाने के लिए 2-2 करोड़ रुपए की ज़मीन दी, उनको क्या मिला आज तक? एक तनख्वाह नहीं मिली। मिलनी चाहिए ना भैया, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जो हमारे रहबरे खेल के अंदर लगे हैं, जो पॉलिसियाँ पिछली सरकार ने गलत बनाई हैं, उसको ठीक करके इनको रेगुलाइज किया जाना चाहिए, ताकि ये लोग भी अपने गुजर बसर कर सकें। जिस आदमी को 15 साल नौकरी करते हुए हो गए या 20 साल करते हुए हो गए, तनख्वाह नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता, वो अपने घर बड़ा मुश्किल है इस महंगाई के दौर में गुजारा कर रहा है, ये हम समझते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि इस लैंड जो एक्रोचमेंट है, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। बाकी सिलेक्टिव टारगेट जो है वो कहीं नहीं होगी, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से हमारे चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता जी ने कहा है, यहाँ इसमें कोई बचने वाला नहीं है। हाँ, गरीब को छोड़कर जो बड़े लैंड ग्रैबर, बड़े लैंड क्रोचर है, चाहे वो लैंड माफिया, कोई भी बचने वाला, और बचना भी नहीं चाहिए। ये थे हमारे साथ बीजेपी के स्टेट स्पोक्स पर्सन सुनील गुप्ता साहब। इन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा आपने खुद भी सुना, और इनका ये भी कहना है कि जो गरीब तबका है उनके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी, जो बड़े मगरमच्छ है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। निदाई कश्मीर के साथ